हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले 1 से 7 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस सेट का जो पीडीएफ है वो आपको 9 बजे ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। फिर 10 बजे उसी ग्रुप में आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है और ठीक 10:30 बजे मैं आप लोगों के लिए इसका डिस्कशन लेकर आता हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब के कुछ हिस्सों में 1380 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो ये बात कर रहा है किसकी, महलबाडी व्यवस्था की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महलबाडी व्यवस्था। एक आपने नाम सुना होगा हॉल्ट मैकेनिजी। हॉल्ट मैकेनिजी जो था वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, मध्य भारत में 1818-19 में महलबाडी व्यवस्था को लागू किया, जो परंपरागत भारतीय कर प्रणाली से मेल खाता था। और इस कर प्रणाली में कर संग्रह करने का जो अधिकार होता था वो गांव या माहौल का जो परंपरागत मुखिया या चौधरी होता था उसको दिया जाता था। नेक्स्ट है हमारा किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया। तो यह बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो 2 दिसंबर 1911 को किया गया है। इसका जो ऊंचाई है वो है 26 मीटर और यह भारतीय अरब शैली में निर्मित यह स्मारक वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। नेक्स्ट है हमारा 3 आईएनएस जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था। तो उसका जो वकील था वो था भूला भाई देसाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूला भाई देसाई। बात ये कर रहा 1946 की। 1946 में जब दिल्ली की लाल किला में आजाद हिंद फौज का सेनानायक जो था शहनवाज सहगल एवं दिल्ली पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और इन तीनों सेनानायकों का पक्ष रखने के लिए भूला भाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों का एक समूह शामिल हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। नेक्स्ट हमारा निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया है। तो ये बात कर रहा है किसकी, इंडिया गेट की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया गेट। इंडिया गेट का जो निर्माण है वो बलुआ पत्थर से किया गया है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 42 मीटर। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। संविधान का जो अनुच्छेद 35A है उसको 1954 में जोड़ा गया था और अनुच्छेद 35(1) के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में दोहरी नागरिकता को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। लेकिन फिर वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो वर्तमान समय में 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के द्वारा अनुच्छेद 35(1) को निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है। तो देखिए, भारत में या तो राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, जो अंतिम निर्णायक जो उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 ही ये कहता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर किसी प्रकार का विवाद है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। एक चीज और आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 यह कहता है कि राष्ट्रपति के सेवा काल में उन पर किसी भी तरह से कोई भी मुकदमा न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है। तो देखिए, कोरम सदस्यों का जो कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य को बैठक में उपस्थित रहना आवश्यक होता है और यही कोरम व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां भाग। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 100 के तहत। अनुच्छेद 100 ये कहता है कि इसके आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक में कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य का बैठक में उपस्थित रहना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा भारत के संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो वो पहला भारतीय राज्य जो है वो है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि जो जीएसटी है वो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा सर्वप्रथम असम विधानसभा में पेश किया गया था। लेकिन अगर इससे पूछे कि पास कहाँ किया गया था तो पास गया था तेलंगाना विधानसभा में, लेकिन तेलंगाना यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो आपका आंसर होगा वो होगा असम। जीएसटी की अगर बात करते हैं तो जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करके एकीकृत करके उसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सौर प्रज्वलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर प्रज्वलन। अगर हम बात सूर्य का धब्बा की करते हैं तो जो सूर्य का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है जिसका तापमान जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उसे ही सूर्य का धब्बा कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा भूप्रपट्टी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, अग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है हमारा 90 ईस्ट रीज, जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रीज है, कौन से महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में का एक ज्वालामुखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। और यह जो ज्वालामुखी है उसकी जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर और औसत जो चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर है। हिंद महासागर से एक और चीज याद रखिएगा, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर। नेक्स्ट है हमारा बागुओई शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में स्थित है? तो ये शहर जो है वो लुजान द्वीप पर स्थित है, जो कि फिलीपींस की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। इस शहर को पायन्स सिटी इसलिए कहा जाता है कि ये पायन्स वन से घिरा हुआ है और इसी के कारण इसे पायन सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है वो तेलंगाना से नहीं मिलती है? तो तेलंगाना की सीमा देखिए कर्नाटक से मिलती है, महाराष्ट्र से भी मिलती है, गुजरात से नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो इसकी गठन जो हुआ है वो 2 जून 2014 को हुआ है और इसके उत्तर में महाराष्ट्र, पूरब में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में भी आंध्र प्रदेश है और पश्चिम में कर्नाटक और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है हमारा जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेपो रेट। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है, ये पूछ रहा है। राज्य का मुखिया जो है वो एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक व्यक्ति में, ये भी सही है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की उपस्थिति में से सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्र अध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, ये गणराज्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए कार्य बराबर यानी डब्ल्यू, वर्क बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल इंटू में विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए बल दिया हुआ है 50 न्यूटन और विस्थापन दिया हुआ है 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 500 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी कह सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 500 जूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 जूल। नेक्स्ट है हमारा एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि किसका जो जड़त्व है उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है? तो ताकि गति का जो जड़त्व है वो उसे लंबी छलांग लेने में मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए गति का जो प्रथम नियम या गति का जड़त्व या गैलीलियो का नियम यही तो कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और यही न्यूटन की प्रथम गति के नियम भी कहलाता है, जिसको कि हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इसी प्रथम गति के नियम से हमें बल की परिभाषा भी मिलती है। अगर हम बात जड़त्व की करते हैं तो जड़त्व किसको कहा जाता है? तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु जो है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, वही जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट हमारा किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या है? तो देखिए अपेक्षिक घनत्व की अगर बात करते हैं तो किसी वस्तु के घनत्व व जल के घनत्व के बीच जो अनुपात होता है वही उस वस्तु के पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व कहलाता है, जिसको कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं। यानी अपेक्षित घनत्व बराबर सिंपल सा होता है पदार्थ का घनत्व अपॉन में पानी का घनत्व। और ये चूंकि घनत्व का रेशियो है इसके कारण रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो एक मात्रक विहीन राशि होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व अपॉन में पानी का घनत्व। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता? देखिए अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक होता क्या है? अस्थायी चुंबक वह चुंबक होता है जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही चुंबक समाप्त हो जाता है, वो अस्थायी चुंबक कहलाता है। लेकिन अस्थायी चुंबक की बात करते हैं तो वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही अपना चुंबक भी समाप्त कर देता है, उसको अस्थायी चुंबक कहते हैं। जैसे कि विद्युत चुंबक जो है वो एक अस्थायी चुंबक होता है। यहाँ पूछ रहा है अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है, तो चुंबक पत्थर का अस्थायी गुण की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो देखिए एटम बम का आविष्कार जो है वो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक आपने सुना होगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था वो दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने वाला मिशन था और इसी का 1949 में ये जो ओपेनहाइमर था इन्हीं को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया था।
नेक्स्ट हमारा दो या अधिक पदार्थों को एक सजातीय मिश्रण को ब्लैंक कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय, देखिए यहाँ आपने दो चीज सुना होगा, एक सुना होगा बिलियन जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरा जिसको कोलाइड कहते हैं। बिलियन की अगर बात करते हैं तो बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, वो बिलियन कहलाता है। लेकिन अगर हम बात कोलाइड की करते हैं तो कोलाइड एक प्रकार का विसमांगी बिलियन है, जिसमें विलय कणों का आकार जो होता है वो वास्तविक बिलियन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करती है वो है दहन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दहन यानी कंबसन। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश का उत्पन्न करता है, वही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। एक चीज याद रखिएगा, सभी जो दहन क्रियाएं होती हैं वो ऑक्सीकरण क्रिया होती है, लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं जो होती है वो दहन नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा कि मेंडलीव ने क्या तैयार किया था। तो मेंडलीव की अगर बात करते हैं तो मेंडलीव रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। और मेंडलीव के अनुसार जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु भारों की आवृत्ति फल होते हैं। और फिर जाकर 1869 में रूसी जो रसायन शास्त्री है मेंडलीव, वो परमाणु भार के आधार पर 63 तत्वों की आवर्त सारणी बनाता है, जिसमें कि 7 क्षैतिज पंक्तियां और 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में सारणीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि टंकाई यानी सोल्डरिंग के लिए ब्लैंक प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए सोल्डरिंग के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, जिसमें सीसा जो लगभग 63% होता है और टीन जो होता है वो लगभग 37% होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, सीसा एवं टीन यानी ऑप्शन नंबर बी, सीसा एवं टीन की मिश्र धातु। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं केचुआ एनिलिडा वर्ग से है, जोक भी एनिलिडा वर्ग से है, नेरिस भी एनिलिडा वर्ग से है, लेकिन एस्केरिस जो है वो एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एस्केसिस की अगर बात करते हैं तो ये एस्कोलिम्निथीज वर्ग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो देखिए भोजन से अगर प्राप्त ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा को किस चीज में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी, कैलोरी नहीं है, ये कैलोरी होना चाहिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी में मापा जाता है। और सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो जो एक प्रोफेसर थे निकोलस क्लेमेंट, उन्होंने ही सन 1824 में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट हमारा मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है। तो मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट जो है वो है हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो इसमें एक हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। और इसमें पाए जाने वाला जो लौह यौगिक है उसको हीमेटिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक इंजाइम नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन ही इंजाइम नहीं है, क्योंकि इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जिसके अल्प स्रावन से क्या होता है, मधुमेह नामक रोग होता है। और इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका में बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। असेंबली लैंग्वेज है, C++ भी है, जावा भी है, लेकिन POP3 नहीं है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, जो कि एक नवीन संदेश संचारण प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा ईमेल भेजने के लिए SMTP की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात आती है कि SMTP क्या होता है। तो SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है। ये दूसरा यानी ट्रॉपिक पौष्टिक स्तर ट्रॉपिक लेवल पूछ रहा है। तो चूहा जो होगा वो फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण के बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है, भार अपॉन में द्रव्यमान। क्यों, क्योंकि भार बराबर आप लोग क्या पढ़े होंगे, द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से अगर आप गुरुत्वीय त्वरण की फॉर्मूला निकालिएगा तो हो जाएगा भार अपॉन में द्रव्यमान। तो भार अपॉन में द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 200 अपॉन में 20। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है। तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है सुमन कुमारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन कुमारी। तुलसी गायकवाड से याद रखिएगा, ये USA के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला थी। कमला हैरिस तो आप लोगों को अभी पता ही होगा, ये रिसेंटली USA के उपराष्ट्रपति चुनाव जीती हैं और ये उपराष्ट्रपति बनी है। और अंशुला कांत की अगर बात करते हैं तो ये विश्व बैंक की CEO है, CFO हैं। नेक्स्ट है हमारा नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन बने हैं। नई शिक्षा नीति की अगर बात करते हैं
तो नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति की अगर बात करते हैं तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है और इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश और इसके तहत शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 6% व्यय करना अब अनिवार्य है। साथ ही साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान है वो है 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 48। पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड और इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट हमारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? ये तो डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड एटनबरो। यह पुरस्कार जो है वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रदान किया जा रहा है और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो यूएई के अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनका नाम है शेख अल नहयान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोतबाया राजपक्षे की बात करते हैं तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। जुजाना कैपिटोबा की अगर बात करते हैं तो ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं और पृथ्वीराज सिंह रूपन की अगर बात करते हैं तो ये मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में काजी नींबू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। काजी नींबू का संबंध किस राज्य से है? तो यह है आसाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसाम से। आसाम से एक और चीज़ याद रखिएगा, बोकासोल चावल, जिसको भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की अगर बात करते हैं तो भारत का जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया है और इसका जो पंजीकरण है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। जीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट हमारा पुस्तक ए प्रॉमिस लैंड के लेखक कौन है? तो पुस्तक ए प्रॉमिस लैंड के लेखक हैं बराक ओबामा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें वो कुछ शब्द जो है वो अपने 2015 में जो उन्होंने भारत यात्रा किया था उसके बारे में भी इसमें वर्णन किया है। नेक्स्ट हमारा मिस दिवा यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया है? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2020 जो है वो एडलिन कैस्टिलिनो को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? ये बात कर रहा है रानी रामपाल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रानी रामपाल। ये भारतीय महिला हॉकी क्रिकेट टीम की कप्तान है और इन्हें अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।